Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Ikka, and in this lecture, we'll continue with colonialism and rural society. आज हम इस लेक्चर में उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज के बारे में आगे चर्चा करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने इसके अर्थ के बारे में और द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में हमने चर्चा किया था. अब इसके कारणों के बारे में हमने चर्चा की थी कि भारत में उपनिवेश की स्थापना क्यों की गई थी और व्हाट वर द कॉजेज ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स इम्पैक्ट. अब हम इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे. इसके जो प्रभाव थे वो दोनों थे, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों थे. इट हैड बोथ द इफेक्ट्स और इम्पैक्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव. So first we'll deal with negative impact for India. The British held most of the political and economic power. Profitable industries such as cotton, salt, construction, tea, etc. were firmly controlled by the British. Conversion to cash crops reduced food production, causing famines in the late 1800s. Loss of cultural practices and language. Divisions between Angelicized, elites and traditional Indians. Humiliation of being inferior in one's own home. So we see that there was shift of power, as earlier the East India Company was mere a trading company, but later it had seized all the power and it become political power, and it has such industries of cotton, salt and tea, and they were all under its control rather than the control of Indians. And the cash crops were mostly grown like cotton, indigo and all, and so because of these were grown in large number, there was lesser production of food production, which caused famine, and there was loss of food because of this. Loss of cultural practices and languages, because English language was given more importance, and so the Indians were forced to learn English language, and hence there was loss of Indian languages and culture, and all the privileges were given to the English rather than the Indians, and it was a feeling of inferiority which prevailed among the Indians, as they felt like outsiders in their own country, as most of the rights were reserved with the British, and they had all the control over them. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या थे. ज़्यादातर राजनीतिक और आर्थिक जो शक्ति है वो ब्रिटिश के अधीन थी, और जो भी उद्योगों की स्थापना की गई थी, चाहे वो कपास की हो, नमक की हो या फिर चाय की हो, ये सारे उद्योग जो हैं वो ब्रिटिशों के अधीन थी. इसीलिए जो अधिक से अधिक जो भी उसका मुनाफा होता था वो उन्हीं को मिलता था. यहाँ पर ज़्यादातर कपास की उपज की जाती थी, जिसके कारण जो खाद्यान्न है, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, उसकी खेती कम की जाती थी, जिसकी वजह से इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे अकाल पड़ गए 18वीं सदी में. और क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि अंग्रेज़ी भाषा का, अंग्रेज़ी संस्कृति का अत्यधिक प्रचलन रहे, इसलिए भारतीय संस्कृति और भाषाओं का कम से कम प्रयोग होने लगा, और इसीलिए अंग्रेज़ी भाषा संस्कृति को अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए, इसके लिए ब्रिटिशों ने काफ़ी कदम उठाए, और जो भी मुनाफा होता था वो ज़्यादातर ब्रिटिशों के हाथों में जाता था, भारतीयों के हाथों में कुछ नहीं लगता था. वहीं दूसरी ओर, क्योंकि ब्रिटिश ने सारे जो पूरा शक्ति है, पूरी राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति अपने हाथों में कर ली थी, इसलिए भारतीयों के लिए अपनी ही भारत देश में, अपनी धरती में उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वे एक अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में निवास कर रहे हैं. तो इस प्रकार वे अपने ही देश में परदेसी बन गए थे, और पूरा जो शक्ति है, पूरी सारी चीज़ जो है वो उनके द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था. इसके अतिरिक्त अगर हम मजदूरों और कारीगरों के बारे में बात करें, तो औद्योगिक मजदूर और कारीगरों की दशा भी काफ़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि इनका काफ़ी अत्यधिक शोषण होता था, और क्योंकि लघु उद्योग जो है वो नष्ट हो गए थे औद्योगिक क्रांति के कारण, और इसीलिए इनकी जो और अधिक से अधिक जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश जो है वो
अपनी निर्मित माल की भी खपत करवाने के लिए भारतीय बाज़ारों में ही इन्हें लाते थे। इसके कारण जो भारतीय वस्तुओं हैं उनकी खपत नहीं हो पाती थी, इसलिए उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जो कृषक वर्ग है उनका भी काफ़ी शोषण होता था। उन्हें ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था जो कि वो नहीं चाहते थे, और इस प्रकार उनके खेत भी नष्ट होने लगे और उनको अधिक हानि होती थी। जो भी नीतियाँ अपनाई गई थी वो उनके विरुद्ध थी, इसलिए उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, जिसके कारण वो बहुत निर्धन बन गए। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भूमि प्रबंध है उनकी स्थापना की थी, जिनमें काफ़ी त्रुटियां थी, जो कि अलग अलग प्रकार की प्रणालियां स्थापित की गई थी, जैसे आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवारी हो गया, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं, और रैयतवारी हो गई। लेकिन ये जो है अंग्रेज़ों के लिए मुनाफे के लिए थी और ना ही कृषकों के लिए। वहीं लगान जो एकत्रित किए जाते थे या वसूल किए जाते थे, बहुत ही कठोर तरीके से वसूल किए जाते थे, जिसके कारण इन कृषकों की स्थिति और भी बदतर होने लगी। वहीं दूसरी ओर जो साहूकार वर्ग भी हैं वो भी काफ़ी उनका अत्यधिक शोषण करते थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कृषकों और मजदूरों की दशा जो है काफ़ी दयनीय हो गई थी। सो वी सी दैट द कंडीशन ऑफ द लेबर्स एज वेल एज द farmers had deteriorated because of the policies which were adopted. Further, because of the destruction or decline of the cottage industries, the laborers were not getting ample employment, and further the British goods were imposed in the Indian market, so there was very less consumption of Indian goods. Thus it destroyed the Indian artisans and handicrafts, and further it led to the poverty to the farmers as well as the laborers. So in short we can say that because of colonialism it had worsened the conditions of farmers as well as the laborers. Now we'll see the positive effects of colonialism. अब हम इसके सकारात्मक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में उपनिवेश की स्थापना हुई, इससे तो इनकी स्थिति ज़रूर ही बदतर हो गई, लेकिन अगर हम दूसरे पहलू से देखें या दूसरे नज़रिए से देखें तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे. There were some positive effects. Now we'll see them one by one. The first one is railroads, which is the third largest network in the world at the time, enabled India to develop a modern economy and connected regions. Because of the railroads which were established in India, it was easier to carry on trade and carry goods from one place to another place, and apart from goods, the people could also travel to distant places through the means of railways. The second one is a modern road network, telephone and telegraph lines, dams, bridges, and irrigation canals were created. Because of the road network system, many roads were constructed for trade purpose, for traveling, and the telephone and telegraph lines which were established, it made easier for people to connect to each other. For the dams and bridges and irrigation canals, it facilitated agriculture. The third one is sanitization and public health improvement. Because the British, they used to impart education also, and they taught people about sanitation and public health and the benefits they would get out of it. School and colleges were founded and literacy increased. Since many schools and colleges were established by the British and missionaries, it increased literacy rate. Students were taught in English language, and many schools were set up for the beneficial of the people. British troops cleared central India of bandits. Because of the British troops, now the bandits were dealt with them, and so the number decreased. End to local warfare among competing local rulers. Since prior to the British, as we know, that there was lack of unity in India, and the small rulers, they fought among themselves for sovereignty. But as the whole political power was under the British, there was less of warfare among the small rulers among themselves. So this ended the local warfare.
अगर हम सकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर रेलवे लाइनों को की स्थापना की गई, इसे बिछाया गया, जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई, जिसे बहुत आसानी से माल को या फिर वस्तुओं को या फिर लोगों के लिए यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया। और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, जिससे आसानी से आवाजाही करा जा सकता था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर सकते थे। वहीं दूर संचार के निर्माण के कारण, बांध के कारण और पुलों के कारण कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। वहीं लोगों के स्वास्थ्य के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में साक्षरता दर की बढ़ोतरी हुई, लोग अधिक से अधिक शिक्षित हुए, साथ में अंग्रेज़ी भाषा के बारे में उन्हें ज्ञान मिला। और क्योंकि पहले भारत में बहुत से डाकुओं के कारण बहुत ही अशांति फैली हुई थी, इसलिए ब्रिटिश सेना के कारण इनकी संख्या में कमी आई। और अंत में हम देखेंगे कि भारत में लोगों में एकता की कमी थी। जो छोटे छोटे शासक थे आपस में वे लड़ते थे एक दूसरे से, ताकि वो अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। लेकिन जब ब्रिटिश सेना आई तो इनमें जो आपसी जो उनमें प्रतिनिधि जो उनमें प्रतिद्वंद था, उनमें आप जो कॉम्पिटिशन था, इसका अंत हो गया और इससे शांति की स्थापना की गई। सो in this lecture we see that because of colonialism there were both positive and negative effects, and if you see that we definitely the Indians benefited from the colonial rule. So that's all for today. Thank you.